नमस्कार जय जगन्नाथ स्वागत कर नवदुर्ग पाठशाला को आसत पाठ पढ़ा टे सहज एवं सरल कर आज आलोचना करवा ध्वनि विषय पूर्व आम फोर सेमिस्टर अलग विषय आलोचना कर सारी जो मैंने भिडियो देखी ना जल्दी जाके भिडियो देखने तो आरंभ करवा ध्वनि भिडियो आरंभ करने पूर्व जो मैंने चैनल नुआ अच्छा चैनल को निहाती भाव सब्सक्राइब करेंगे। ध्वनि साहित्यर प्राण ध्वनि बिना साहित्यर कल्पना अलिक आनंद वर्धन ध्वनिवादर प्रवक्ता होती आनंद वर्धन। तो आम केवल लंग क्वेश्चन फॉर्मेट पढ़ा आलोचना करवा से अनुसार ध्वनि लोक ग्रंथ कहुई काव्य से आत्मा ध्वनि रीति बुधैज समास्नात पूर्व अर्थात पूर्व पंडित माने ध्वनि को काव्यर आत्मा रूपे ग्रहण कर प्रणीत ध्वनिया लोकर ग्रंथर टीकाकार होती अभिनव गुप्त से कहते कौन आनंद वर्धन कहते पूर्व से ध्वनिया लोक लिखा पूर्व से कौन ध्वनि को काव्यर आत्मा रूपे ग्रहण कर सारी ध्वनिया लोकर टीकाकार जी से ग्रंथर ध्वनिया लोक ग्रंथर टीका ग्रंथ जी लिखिं किए सी होती अभिनव गुप्त से ध्वनिया लोकर व्याख्यापूर्वक लोचन टीका प्रणयन कर एणु ध्वनि विषय आलोचना कला बेले ए दुई विद्वान को स्मरण करने एकांत कर्तव्य। तेबे ध्वनि कौन ए प्रसंग में विचार कर ध्वननं ध्वनि ही अनुरणनं रूप अर्थात अनुरण प्रक्रिया रे प्रकाशित होता अर्थ ही ध्वनि। काव्यर अर्थ द्विविध गोटे हूँ वाच्यार्थ यह वाच्यार्थ ही व्यंग्यार्थर माध्यम एवं अन्यटी हूँ प्रतीयमान अर्थ पद समष्टिर अन्य द्वारा साधारण भाव जो अर्थ प्रकटित हुए ताहा वाच्यार्थ अटे किंतु बेले बेले पद समूहर अन्वस्थ द्वारा जो अर्थ प्रकाशित पाइबा कथा ताठार भिन्न अर्थ प्रकाशित होई सहृदय पाठकर हृदय आनंद संचार करथाए एहाकू प्रत्ययमान अर्थ कहुए। जो प्रक्रियार सहायतार प्रत्ययमान अर्थ प्रकाशित हुए से प्रक्रिया को मध्य ध्वनि कहुए। ध्वनि कहले प्रत्ययमान अर्थ व्यंग्यार्थ आदि को बुझाई थाए। देखा धून धातु प्रत्यय युक्त हो ध्वनि शब्द गठित यार अर्थ कान को शुणा जाता नाद तरुण शब्दकोश पंडित कृष्णचंद्र कर ध्वनिर अर्थ सिद्ध कर स्वर रब शब्द और काव्य। डॉक्टर सुधीर चंद्र महांती कहती पाश्चात्य काव्य तत्व ध्वनि को इंग्राजी रे स्प्रेड बा सजेस्टेड सेंस बोली कहते। अभिधा और लक्षणा व्यतिरिक्त अन्य एक शब्द शक्ति रही व्यंजना व्यंजनार अन्य नाम ध्वनि वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ ठारू आउ एक चमत्कारी अर्थ प्रतिपादन और व्यंग्यार्थ को ध्वनि कहुए। बहु तर्क वितर्क विचार आलोचना पर ध्वनि काव्यर आत्मा रूपे स्वीकृति लाभ कर रस हूँ ध्वनि संप्रदायर अंकुर स्वरूप। ध्वनित यह सह व्यंजन शब्द ध्वनि ही अर्थात जहाँ ध्वनि करे बा कराए सही व्यंजन शब्द ही ध्वनि। ध्वनि इति ध्वनि ही अर्थात जहाँ ध्वनित कराए ताही ध्वनि या माध्यम रस अलंकार वस्तु व्यंग अर्थ तीन रूपे आसी थाए। ध्वन्यते अनेन इति ही ध्वनि अर्थात जहाँ द्वारा ध्वनित कराए ताही ध्वनि। शब्दर तीन प्रकार शक्ति रही यथा अभिधा लक्षण और व्यंजना। अभिधा और व्यंजन शब्दर स्वाभाविक शक्ति। देखिए अभिधा जेतेबेले वाक्यर प्रत्येक पद निजर स्वाभाविक बा मौलिक अर्थ को प्रकाश करती सेतेबेले सही अर्थ को शब्दर अभिधा शक्ति बोली कहुए। यथा प्राणी मरणशील अटे छात्र छात्री खेल पड़िया खेलुंट। लक्षण शक्ति शब्दर जो शक्ति आक्षरिक अर्थ को बाधा दे आक्षरिक अर्थ सहित संपुक्त अन्य अर्थ को बुझाए से शक्ति को लक्षण शक्ति कहुए। यथा भारतर अन्य प्रदेश तुलन में ओडिशा दरिद्र। व्यंजन शक्ति जो शक्ति द्वारा शब्द बा वाक्य निजर आक्षरिक अर्थ त्याग कर नूतन शब्द प्रकाश करे ताकि व्यंजन शक्ति कहती। यह प्रकार अर्थ को व्यंग्यार्थ कहुए। आनंद वर्धन ध्वनि को अत्यंत सूक्ष्म भाव पर्यालोचना करने संगे संगे ध्वनि को मुख्यतः तीन भाग में विभक्त कर वस्तु ध्वनि अलंकार ध्वनि और रस ध्वनि। वस्तु ध्वनि जो ध्वनित होता प्रत्ययमान अर्थ वस्तु मान को बुझाए सेठारे वस्तु ध्वनि हुए। उदाहरण स्वरूप फकीर मोहन छमाण 8 गुंठे मंगराज हलिया को तोराणी दान कि श्याम प्रधान क्षेत्र में चाष तदारख वस्तु ध्वनिर दृष्टान्त रूपे ग्रहण कराए। अलंकार ध्वनि वाच्यार्थ भिन्न व्यंग्यार्थ कौन अलंकार अभिव्यक्ति हेले अलंकार ध्वनि कहुए। उदाहरण कर अमृत दान अनेक रक्षा कर सकल लोक कामना रूपी नीलकंठक नाटकार कहे। रसध्वनि
ଧ୍ୱନିବାଦୀ ମାନେ ରସଧ୍ୱନି ଉପରେ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ରସଧ୍ୱନି କହିଲେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଶୃଙ୍ଗାର, କରୁଣ, ହାସ୍ୟ ଆଦି ନବରସ, ରସାଭାସ ଭାବ ଓ ଭାବଭାସକୁ ବୁଝାଇଥାଏ। ରସ୍ୟତି ଇତି ରସ ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହା ଆସ୍ୱାଦିତ ହୁଏ ତାହା ହିଁ ରସ। ଏଣୁ ରସ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆସ୍ୱାଦନ କରିବା। ଏଣୁ ସାହିତ୍ୟରେ ଏହି ସ୍ୱାଦ ଆସ୍ୱାଦନର ନାମାନ୍ତର ହେଉଛି ରସ। ମାମୁ ଉପନ୍ୟାସରେ ଚାନ୍ଦାମଣି ବିବାହ ଖବର ଶୁଣି ବିଲେଇ ସହିତ ଆଳାପକୁ ଏଠାରେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ରୂପେ ନିଆଯାଇପାରେ। ଧ୍ୱନି ଭେଦରେ କାବ୍ୟଭେଦ। ଧ୍ୱନି ଦୃଷ୍ଟିରୁ କାବ୍ୟକୁ ଉତ୍ତମ, ମଧ୍ୟମ, ଅଧମ ଆଦି ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ସେଗୁଡ଼ିକୁ ନିମ୍ନରେ ଆଲୋଚନା କରାଗଲା। ଉତ୍ତମ କାବ୍ୟ, କାବ୍ୟରେ ପ୍ରତୀୟମାନ ଅର୍ଥରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଅର୍ଥ ବା ଚମତ୍କାରିତା ରହିଲେ ତାକୁ ଉତ୍ତମ କାବ୍ୟ ବା ଧ୍ୱନି କାବ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଦୀନକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଶକୁନ୍ତଳା, ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ ଲାବଣ୍ୟବତୀ, କବି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଗ୍ରୀଷ୍ମର ଚନ୍ଦ୍ରାନନ୍ଦ ଚମ୍ପୁ ଆଦି ଧ୍ୱନି କାବ୍ୟର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ମଧ୍ୟମ କାବ୍ୟ, ଧ୍ୱନିର ଉପସ୍ଥିତ ସତ୍ତ୍ୱେ ଯଦି ବାଚ୍ୟାର୍ଥର ଗୁରୁତ୍ୱ ଅବ୍ୟାହତ ରହେ ତେବେ ଏହାକୁ ଗୁଣୀଭୂତ ବ୍ୟଙ୍ଗ ବା ମଧ୍ୟମ କାବ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଉପେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ବୈଦେହୀ ବିଳାସ, ଅଭିମନ୍ୟୁଙ୍କ ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣି ମଧ୍ୟମ କାବ୍ୟର ଅନ୍ତର୍ଗତ। କିନ୍ତୁ କୌଣସି କାବ୍ୟକୁ ପୂରାପୂରି ଗୁଣୀଭୂତ ବ୍ୟଙ୍ଗ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, ଯଥା ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣି ଗୁଣୀଭୂତ ବ୍ୟଙ୍ଗ କାବ୍ୟର ଅନ୍ତର୍ଗତ ହେଲେ ହେଁ ଏଥିରେ ଧ୍ୱନି କାବ୍ୟର ବହୁ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ବିଦ୍ୟମାନ। ତାପରେ ଅଧମ କାବ୍ୟ, ଏହି କାବ୍ୟର ଧ୍ୱନି ନଥାଏ, ଶବ୍ଦ ଓ ଅର୍ଥଳଙ୍କାର ସମ୍ବଳିତ ରଚନାକୁ ଅଧମ କାବ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଉପେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଚିତ୍ରକାବ୍ୟ ବିଧୋଦୟକୁ ଅଧମ କାବ୍ୟର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ନିଆଯାଇପାରେ।